हाय फ्रेंड्स। सो गाइस, कल हम लोगों ने एक जनरल फॉर्मूला निकाला था कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगुलर डक्ट हो. सो इफ यू हैव अ ट्रायंगुलर डक्ट, देन व्हाट विल बी द व्यू फैक्टर ऑफ द सरफेसेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो ये आपके पास एक ट्रायंगुलर डक्ट है और इसके जो इनर सरफेसेस हैं उनको हम नाम देंगे सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 का, है ना. तो हम किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में जो व्यू फैक्टर्स हैं उन व्यू फैक्टर्स को लिख सकते हैं. से फॉर एग्जांपल, दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2. तो हम लोग F12 लिख सकते हैं जिसमें 1 जो है वो एमिटिंग सरफेस बन जाएगा और 2 विल बी द रिसीविंग सरफेस. तो हमने इसका फॉर्मूला निकाला. क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला वाज B1 plus B2 minus B3 upon twice of B1, है ना. इसी तरह का फॉर्मूला था. अब इस फॉर्मूले की कंडीशन क्या है? इस फॉर्मूले की कंडीशन ये है कि जो ट्रायंगुलर डक्ट है उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, जिसके कारण द एनर्जी गोइंग आउट ऑफ द गैप कैन बी निग्लेक्टेड. और B1, B2, B3 जो है वो साइड्स हैं ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की. सो B1 इज द साइड ऑफ बॉटम प्लेट, B2 इज द साइड ऑफ साइड प्लेट, B3 इज ऑल्सो द साइड ऑफ इंक्लाइंड प्लेट. ओके. अब क्या करेंगे, दो क्वेश्चंस देखेंगे. एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और एक क्वेश्चन गेट की तरफ से, जहां ये फंडा जो है डायरेक्टली एप्लीकेबल है. तो आओ क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. क्या क्वेश्चन कहता है? कहता है डिटरमिन F12 एंड F21 फॉर फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन between two long inclined plates with a common edge. सो वो कह रहा है कि कोई दो प्लेट है, वो बहुत लंबी है और उनकी जो एज है वो कॉमन है. एक तो वो इंक्लाइंड भी है और उनकी एज कॉमन है. सो मे बी इफ वन ऑफ द प्लेट्स इज लाइक दिस. मान लेते हैं एक प्लेट ऐसा है, ठीक है, और दूसरा प्लेट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है. तो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को इंक्लाइंड है और इनकी जो एज है वो कॉमन है. सो 3D फिगर तो ऐसा होगा. मगर हमें जो फिगर दिया हुआ है दैट इज नॉट अ 3D फिगर, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ 2D फिगर. तो ऑब्वियसली अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे, व्हाट यू आर लुकिंग एट इज द साइड व्यू ऑफ द 3D सिस्टम, है ना. तो आपको बॉटम सरफेस दिखाई दे रहा है, बॉटम सरफेस की लाइन दिखाई दे रही है और इंक्लाइंड सरफेस की लाइन भी दिखाई दे रही है. ठीक है, ऐसे ये आपको चीजें दिखाई दे रही हैं. चलो वापस चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. सो हमें F12 और F21 फाइंड आउट करना है और साथ में ये भी बोला हुआ है कि पॉइंट B इज डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ पॉइंट A1. पॉइंट B इज डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ A1 और फिगर के हिसाब से A1 इज द एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, A2 इज द एरिया ऑफ बॉटम सरफेस. अच्छा, बॉटम सरफेस की एक साइड दी हुई है 200 mm. ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है. सो मेरे ख्याल से अगर हम अपने फिगर पे जाएंगे, सो दिस साइड इज 200 mm, this side is 200 mm, but the plate is very long. इसका मतलब जो कॉमन एज है that length is very long. ये कॉमन एज बहुत ज्यादा लॉन्ग है. ठीक है, और ये बी पॉइंट है. बी पॉइंट जो है दैट इज डायरेक्टली अबव द मिडल ऑफ बॉटम एरिया. इसका मतलब ये जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सही बात है ना. अब एक काम करते हैं, हम भी 2D फिगर में क्यों बात करें, हम भी 3D फिगर में क्यों बात करें, हम भी 2D फिगर में ही बात करते हैं, थोड़ा काम इजी हो जाएगा. तो ये बॉटम सरफेस है, इसका एरिया हम लिख सकते हैं, और ये इंक्लाइंड सरफेस है, इसका एरिया भी हम लिख सकते हैं. और ऑब्वियसली the side of these surfaces which are facing each other, they are exchanging heat by radiation. तो ये surface 1 और ये surface 2 heat exchange कर रहे हैं. अब एक चीज नोट करो, क्या होगा, जो भी एनर्जी 1 से एमिट होगी या तो वो 2 पर जाएगी या फिर वो गैप से बाहर निकल जाएगी, है ना. तो मेरे ख्याल से हम लोग बोल सकते हैं, आई थिंक वी कैन से लाइक दिस, कि अगर हम गैप्स की बात करें तो यहां पर टोटल 3 गैप्स हैं. कैसे? एक ये जरा साइड में ट्रायंगुलर गैप देखना, ये साइड में एक ट्रायंगुलर गैप है. सो जो एनर्जी आ रही है फ्रॉम सरफेस 1 इट कैन गो आउट ऑफ द गैप. बट मैंने बहुत बार आपको सिखाया है कि अगर चेक करना हो गैप तो आप एक काम करो, गैप की जो परपेंडिकुलर लेंथ है सिस्टम की वो चेकआउट करो. अगर वो लेंथ इनफाइनाइट है इसका मतलब गैप बहुत छोटा है, सो एनर्जी गोइंग आउट ऑफ द गैप कैन बी निग्लेक्टेड. तो इस सिस्टम की जो साइड में गैप बन रही है, एक ये वाली और उसी तरह से एक ये वाली गैप, सो ये जो साइड में ट्रायंगुलर गैप्स है ये गैप्स तो नेग्लिजिबल है.
मगर एक चीज ध्यान देने वाली है, सिर्फ दो ट्राइंगुलर गैप्स नहीं है, एक रेक्टेंगुलर गैप भी है, और रेक्टेंगुलर गैप हमें ऐसा दिखाई देगा. दिस इज हाउ द रेक्टेंगुलर गैप विल लुक लाइक, राइट. सो ये जो रेक्टेंगुलर गैप है इसको चेकआउट करते हैं. क्या रेक्टेंगुलर गैप भी नेग्लिजिबल है? आई डोंट थिंक सो. क्योंकि रेक्टेंगुलर गैप के लिए आप क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर गैप के लिए आप सिस्टम की लेंथ देखेंगे परपेंडिकुलर. अब ये तो इनफाइनाइट नहीं है, इसका मतलब ये गैप नेग्लिजिबल नहीं है. सो एनर्जी इज गोइंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर गैप, राइट. सो इस गैप को हम 2D फिगर में ऐसे शो कर सकते हैं 3 की फॉर्म में. सो दिस इज द गैप. सो मेरे ख्याल से क्या होगा, मैं बोल सकता हूं कि सरफेस 1 से जो एनर्जी आएगा, that energy will either fall on itself, or it will fall on 2, or it will fall on 3, and this is the total energy coming from 1. उसी तरह मैं बोल सकता हूं F21 plus F22 plus F23 is equal to 1, और उसी तरह मैं बोल सकता हूं F31 plus F32 plus F33 is equal to 1. अब आप बोलोगे सर 3 सरफेस तो गैप है, तो गैप एनर्जी कैसे एमिट कर रहा है? ध्यान रखना है, गैप कोई एनर्जी एमिट नहीं कर रहा, मगर जो व्यू फैक्टर्स होते हैं दे आर प्योर ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स बिटवीन द सरफेसेस. चाहे सरफेस रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, चाहे सरफेस एनर्जी एमिट कर रहा है नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, डज नॉट मैटर. व्यू फैक्टर इज सिंपली अ रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रीज. ठीक है, तो इसलिए हम 3 को इमेजिनरी सरफेस लेकर, गैप को इमेजिनरी सरफेस लेकर सॉल्व कर सकते हैं. इसका मतलब अब मैंने एक ट्राइंगुलर डक्ट बना लिया है जिसमें 3 जो सरफेसेस हैं वो 1 2 3 हैं. ठीक है ना. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है F12. तो अगर ये ट्राइंगुलर डक्ट है तो F12 विल सिंपली बी इक्वल टू B1 प्लस B2 माइनस B3 अपॉन ट्वाइस ऑफ B1, है ना, ऐसा बन जाएगा. इसका मतलब अपने को B1 फाइंड आउट करना है, B2 फाइंड आउट करना है, B3 फाइंड आउट करना है. अब जरा एक चीज नोट करिए, क्रॉस सेक्शन देख रहे थे तो क्रॉस सेक्शन में B1 की वैल्यू दे रखी है 200 mm, और एक चीज और है, ये भी बोला हुआ है कि जो B पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली अबव द मिडल. तो अगर B पॉइंट डायरेक्टली अबव द मिडल है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये वाली हाइट भी दी हुई है 100 mm. मेरे ख्याल से तो अब एक ही चीज बनेगी, अगर हम B2 की वैल्यू लिखेंगे, किसकी वैल्यू लिखेंगे, B2 की वैल्यू लिखेंगे, तो जरा देखिए हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, ये एज देगा 100 mm की. सो बेस इज 100 mm, परपेंडिकुलर इज 100 mm, सो हाइपोटेन्यूज विल बी 100√2. तो आपको B2 की वैल्यू भी मिल गई. ठीक है ना. अब एक चीज नोट करो, जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर B से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब यू आर गेटिंग एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आ जाएगी, यानी कि B3 भी 100√2 आ गया. तो अब आप सारी वैल्यूज को पुट कीजिए. सो B1 इज 200, B2 इज 100√2 एंड B3 इज 100√2. सो 100√2 100√2 कैंसल आउट अपॉन ट्वाइस ऑफ B1. So कितना बन जाएगा, these two will cancel out and ultimately you have an answer of 1/2. So F12 डायरेक्ट आ गया 1/2. अब F12 आप बिना ये सारा फॉर्मूला लगाए भी सॉल्व कर सकते थे. क्यों? क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक स्पेशल केस है. कैसे, आप खुद ही सोचिए. हमें दिया हुआ है सरफेस 1, सरफेस 2 एंड वी एज्यूम्ड एन इमेजिनरी सरफेस 3. अगर ध्यान से देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि क्योंकि 1 2 और 3 एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं, इसका मतलब 2 and 3 are symmetrically arranged with respect to each other, with respect to 1. 2 and 3 are symmetrically arranged with respect to 1. तो हम क्या बोलेंगे, energy coming from 1 can fall on itself, or it can fall on 2, or it can fall on 3, right? अब हमें भी पता है कि 1 तो एक प्लेनर सरफेस है, एक प्लेट है, तो F11 कितना हो गया, 0. और क्योंकि 2 और 3 सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, तो F12 और F13 भी बराबर हो जाएगा, मगर दोनों का सम है 1. इसका मतलब इनकी वैल्यूज कितनी है, हाफ. सो F12 इज इक्वल टू F13 इज इक्वल टू हाफ. सो 1 से जो एनर्जी आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली. सो हाफ विल गो टू 2 एंड हाफ विल गो आउट ऑफ द गैप 3. तो ये तो डायरेक्ट आ सकता था. अब दूसरी चीज फाइंड आउट करते हैं. दूसरा क्या पूछा है, F21 पूछा है. तो F21 कैसे लिखेंगे,
F21 will be B2 plus B1 minus B3 upon twice of B2. How much is B2? B2 is equal to 100 root 2. How much is B1? 200. How much is B3? 100 root 2. So obviously 100 root 2, 100 root 2 cancel out. Upon twice of B2, that is 100 root 2. So I think we are getting a value of 1 by root 2. मेरे ख्याल से कुछ value जो है मेरे पीछे छुप गया होगा. No worries, I will cut it down and post it for you over here. So here is the value. Here is the solution. अब आप चाहते तो आप पहले ही F12 फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा के F21 फाइंड आउट कर सकते थे, अदरवाइज ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी लगा सकते थे. अब हमने क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया. एक तो हमने जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाला था उस जनरलाइज्ड फॉर्मूले को यूज किया, और दूसरा जो मेथड था उसमें हमने थोड़ा शॉर्टकट लगाया सिमेट्री का. अब देखो सिमेट्री का जो शॉर्टकट है वो स्पेशल केसेस में लग रहा है, मगर ये वाला जो फॉर्मूला है ये हर केस में एप्लीकेबल है, चाहे ट्रायंगुलर डक्ट, स्केलीन हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल रहने वाला है. सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन का मेथड समझ आया. इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन करेंगे, दैट इज अ गेट क्वेश्चन, और फिर हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं. मैं आपका आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो पोस्ट कर देता हूं, और ध्यान रखो इस बार IIT खड़गपुर पेपर बना रहा है, सो FM और HT के बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं. मैंने पहले भी बोला था सोम साहब और चक्रवर्ती साहब का होम ग्राउंड है IIT खड़गपुर. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.